हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी जोन। आज जो हम वीडियो करने वाले हैं, आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट टू है, जो कि हमारे सीयूईटी जर्नल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो हैं वो क्वेश्चंस को कर सकते हैं और किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो आने की उम्मीद है हमारे एग्ज़ाम में। और हमें ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है इस सीरीज़ की, तो आप जल्दी जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारी पूरी सीरीज़ चलेगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोज़ जो हैं उनको देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वो है कि लार्जेस्ट स्टेट इंडिया के अंदर कौन सा है बाय एरिया। तो देखिए, जैसा हम सभी को पता है, इंडिया जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में एरिया के अकॉर्डिंग। और इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 2.4% जो है सरफेस एरिया है। आगे मैं आपको कुछ और डाटा बताने वाला हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर्स है, या फिर आप जिसको 12,69,298 स्क्वायर माइल्स भी बोल सकते हैं। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर्स होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर हम ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से देखें तो जो 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है हमारा, वो इलीगल ऑक्यूपेशन में है पाकिस्तान के। और अगर हम देखें तो 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है हमारे देश का, वो चाइना के पास इलीगल ऑक्यूपेशन में है। राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, जिसके पास 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स का लैंड है, और ये हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो है उसके पास पूरे देश का 10.4% जो है वो टोटल कंट्री का एरिया है। यहाँ की लिटरेसी रेट जो है वो 66.11% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यहाँ पे टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ का सेक्स रेशो जो है वो 928 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। अब आप जल्दी जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। अभी कुछ समय पहले वो खबरों में काफ़ी ज़्यादा थे और अक्सर वो खबरों में रहते हैं। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। आप जल्दी जाइए और कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का क्या नेम है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था। तो देखिए, हमने स्कूल में जैसा पढ़ा है, या अभी तक हम जैसा पढ़ते हुए आए हैं, तो हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा है कि टेलीफोन जो है उसको इन्वेंट किया गया था अलेक्जेंडर ग्रामा बेल के द्वारा 1876 में। ये एक स्कॉटिश व्यक्ति थे, जिनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में, और बॉस्टन में ये काम करते थे। इन्होंने पहली बार पहला प्रैक्टिकल टेलीफोन बनाया था, जो कि इनके रिसर्च पे डिपेंडेंट था, बेस्ड था एक्चुअली, जो कि था साउंड एंड स्पीच के ऊपर। बेल जो थे उन्होंने इन्वेंशन किया इस फ़ोन का, और इन्होंने क्रांति ला दी थी कम्युनिकेशन सेक्टर में। यानी कि दो लोग आपस में अब बात कर सकते थे। अब चिट्ठियां लिखने का जो ज़माना था वो धीरे धीरे जा रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे इन्होंने टेलीफोन जो था उसका इन्वेंशन कर दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और आज जो भी हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, जो आपस में बात करते हैं, वो सब इन्हीं के वजह से होता है। ऐसा हमने अभी तक पढ़ा था, लेकिन मैं आपको थोड़ी और डिटेल बताता हूँ। एंटोनियो म्यूशी एक व्यक्ति थे, जिन्होंने टेलीफोन बनाया था, और वो सेम डे पे इसका पेटेंट कराने गए थे। पेटेंट यानी कि आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है कि आपने कोई चीज़ को इन्वेंशन रजिस्टर किया है और वो आपके नाम पे है। लेकिन वहाँ पे इनके पास फंड्स की कमी थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी इनके साथ।
इसीलिए उससे पहले ग्रामा बेल जो थे वो काफ़ी वेल्दी फैमिली से आते थे, काफ़ी वेल्दी थे वो। और उन्होंने अपने पैसों के दम पे जो था वो टेलीफोन को अपने नाम करा लिया, टेलीफोन के पेटेंट को अपने नाम करा लिया। 2002 में जो म्यूशी थे उनको यूएस कांग्रेस जो थी वो रिकॉग्नाइजेशन देती है कि टेलीफोन के जो इन्वेंटर थे वो ग्रामा बेल नहीं थे, टेलीफोन के इन्वेंटर जो थे वो एंटोनियो म्यूशी थे। ये उनको दर्जा मिलता है उनकी मृत्यु के 113 सालों बाद। उनको जो क्रेडिट पहले ही मिल जाना चाहिए था वो अलेक्जेंडर ग्रामा बेल ने लिया, और इसके 113 साल बाद जो है उनकी डेथ के वो जाके म्यूशी को पूरी तरीके से रिकग्नाइजेशन दिया यूएस कांग्रेस ने। ये डिसीजन जो था इसको इटली में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया, और एक तरीके से इटली के लोगों ने इसको इसलिए सेलिब्रेट किया क्योंकि जो म्यूशी थे वो इटालियन थे। और ये एक तरीके से इटली की जीत थी, एक हिस्टोरिक इनजस्टिस को लेके जो काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी इटली की, वो फाइनली इटली ने जीती। और यूएस कांग्रेस ने 2002 में माना कि एंटोनियो म्यूसी ने जो था वो फ़ोन इन्वेंट किया था ग्रामा बेल से पहले। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एंटोनियो म्यूसी की एक पिक्चर है, और इससे पिछली स्लाइड में जो आपने देखी थी वो थी अलेक्जेंडर ग्राम बेल की पिक्चर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो देखिए, जो प्लैनेट है जिसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है उस प्लैनेट का नाम है मार्स। आप सब देख सकते हैं मार्स अपनी स्क्रीन पे। मार्स जो है इसको इसका निकनेम मिला था इसके रेडिश अपीयरेंस की वजह से। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हल्का लाल कलर का दिखता है आपको, इस वजह से ही इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। और ये होता इसलिए है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में रस्ट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में जंग बोलते हैं। अगर आप आयरन को खुले में छोड़ देंगे काफ़ी समय तक तो मॉइस्चर की वजह से, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उसकी वजह से उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसके ऊपर जो है वो रस्ट लग जाता है, और वो जो रस्ट होता है वो रेड कलर का होता है और उसी को हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। तो वो मार्स के ऊपर काफ़ी बड़ी संख्या में है, इस वजह से जो मार्स है वो रेड दिखता है। आपको कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ इस प्लेनेट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के रॉक्स हैं, डस्ट है, जो कि इसको एक रेडिश कलर जो है वो प्रोवाइड कराती है। मार्स जो है इसका एटमॉस्फेयर जो है यानी कि वातावरण जो है वो बहुत थिन है, बहुत पतला है, जो कि सनलाइट को ये अलाउ करता है कि वो उसके सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। और इस वजह से जो मार्स है उसके ऊपर वार्म और ड्राई इन्वायरमेंट है। जो प्लेनेट का एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो कि हीट को कैप्चर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से जो मार्स है उसका जो सरफेस है वो और ज़्यादा वार्म और ज़्यादा गर्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड होने के बाद भी आप जैसे कह सकते हैं कि धरती पे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड होने के बाद भी ये प्लेनेट इंसानों के रहने लायक अभी तक नहीं है। मार्स जो है वो चौथा प्लेनेट है हमारे सन से, और ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट है अर्थ से, वीनस के बाद। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेस एक्सप्लोरेशंस हुए हैं, काफ़ी सारे रोवर्स भेजे गए हैं, ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि मार्स पे कभी लाइफ था या नहीं था, मार्स पे पानी है या नहीं है, या मार्स पे आगे कभी लाइफ हो सकता है या नहीं हो सकता। ये काम जो है ये करने में सबसे आगे हैं इलॉन मस्क। इनको आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा या इनके बारे में सुना होगा। ये एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न बिजनेसमैन है, जो कि जाने जाते हैं अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स के लिए, अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, अपने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो जिस फील्ड में ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ये सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्पेस एक्स के। और साथ में इनकी और भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि अलग अलग फील्ड में काम करती है। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ समय पहले ट्विटर जो है उसको एक्वायर किया है, और ये ट्विटर के भी सीईओ हैं। तो इनका कहना है कि मार्स जो है वो बहुत सूटेबल है इंसानों के लिए रहने के लिए, और हमारे काफ़ी कम एफर्ट्स करने के बावजूद मार्स जो है उसको एक अल्टरनेटिव देखा जा सकता है अर्थ के, हम वहाँ रह सकते हैं। इन्होंने कई सारे जो है उससे रिलेटेड तरीके भी बताए, जैसे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया जाए,
मार्स के ऊपर, बट ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं था मार्स के इन्वायरमेंट को, मार्स के क्लाइमेट को हमारे यहाँ रहने लायक जैसा बनाने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का? तो नेशनल एनिमल जो है इंडिया का वो है टाइगर। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो बंगाल टाइगर। टाइगर जो है उसे लॉर्ड ऑफ द जंगल भी बोला जाता है, और इसको इंडिया का नेशनल एनिमल चुना गया था क्योंकि ये कंट्री की रिच वाइल्ड लाइफ को शो करता है। जो टाइगर को चुना गया कंट्री का नेशनल एनिमल, उसके पीछे कुछ कारण थे, जैसे कि टाइगर में स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, एजिलिटी काफ़ी होती है, पावर ज़्यादा होती है, जो कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है कि इंडिया भी एक काफ़ी पावरफुल कंट्री है जिसके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रेंथ है। टाइगर के नेशनल एनिमल बनने से पहले जो यहाँ का नेशनल एनिमल था भारत का, वो था लायन। बंगाल टाइगर को ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया अप्रैल 1973 में। और इसको मेन कारण ये था अनाउंस करने का कि जो इनिटेशन था जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसको बढ़ावा देने के लिए, जो कि एक कैंपेन था ताकि टाइगर की पॉपुलेशन जो है इंडिया में उसको बचाया जा सके, उसको एक्सटेंट होने से बचाया जा सके। माफ़ कीजिएगा, इस प्रोजेक्ट को अनाउंस करने से पहले जो लायन थे वो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया जो है वो टाइगर से पहले कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा कि लायन थे। मेरा सवाल है आप लोगों से कि जल्दी जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इंडिया के नेशनल स्पोर्ट्स का नेम क्या है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट है भी या नहीं, और है तो क्या नाम है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपको कितनी नॉलेज है और आप कितने प्रिपेयर हैं सीयूटी एग्ज़ाम के लिए। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग मोनालिसा? आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चार पेंटर्स के नाम मिलेंगे, रफाल, मिशेलेंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और टाइटन। ये रेनेसेंस के ज़माने के पेंटर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर्स हैं। मोनालिसा जो है ये एक फेमस इटालियन आर्टिस्ट और इन्वेंटर के द्वारा पेंट की गई थी जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। ये पेंटिंग जो है, इस पेंटिंग में बोला जाता है कि लियोनार्डो दा विंची जो है उन्होंने पोर्ट्रेट किया था लीज़ा गेरार्डिनी को, जो कि एक महिला थी, एक वेल्दी फैमिली से आती थी फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस इटली का एक शहर था जो कि रेनेसेंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था। ये माना जाता था कि विंची ने ये पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की 1503 में शुरू किया था, और इनकी मृत्यु जब हुई 1517 में, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने इस पेंटिंग को ख़त्म किया था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको अक्सर सुनने को मिलेगा कि इसके अंदर मोनालिसा पेंटिंग में जो विंची थे उन्होंने खुद को पेंट करने की कोशिश की है, उन्होंने खुद को पेंट किया है। मोनालिसा पेंटिंग जो है वो बहुत सारे कारणों की वजह से फेमस है। पहला तो ये एक मास्टरपीस है रेनेसेंस एरा का, और इसका काफ़ी यूनिक स्टाइल है इसको बनाने का, इसके टेक्निक्स, इसके कंपोजिशन, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग जो है, ये पेंटिंग जो है ये एक मिस्टीरियस स्माइल शो करती है। जब आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो आप जिस एंगल से देखेंगे आपको उस एंगल से ये पेंटिंग आपकी ओर स्माइल करते हुए दिखेगी, और इस पेंटिंग के ऊपर आप जैसी लाइटिंग डालेंगे आपको उस तरीके से ये अलग अलग तरीकों से ये पेंटिंग दिखाई देगी। ये पेंटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन और इंटरप्रिटेशन से घिरी रही है हर साल, हज़ारों, पिछले कई सौ सालों से। कई सारे जो आर्ट हिस्टोरियंस होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो इस पेंटिंग को ट्राई करते हैं अनकवर करने के इसके सीक्रेट्स। अगर इस पेंटिंग को आप देखोगे तो इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और इस
पेंटिंग को लूव्र म्यूजियम जो कि फ्रांस में है वहाँ से 1911 में चुरा लिया गया था। और उसके 2 साल बाद ये पेंटिंग मिल तो गई, और लेकिन इस पेंटिंग के ऊपर एक छोटा सा निशान था जो कि पत्थर का किसी स्टोन से मारा हुआ निशान था। अभी भी आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं इनके हैंड पे एक छोटा सा निशान है। और साथ में इस पेंटिंग ने उस ज़माने में जब 2 साल के लिए ये पेंटिंग गायब हुई थी, तब काफ़ी ज़्यादा फेम कमाया था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोनालिसा जो है उसे कंसीडर किया जाता है सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल पेंटिंग्स की लिस्ट में। और ये सिर्फ फ्रांस से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है लूव्रे म्यूजियम फ्रांस की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो नॉर्वे होगा। नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गर्मियों के महीनों में क्या होता है कि यहाँ पे जो सूरज है वो ढलता नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसको मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन होता है इसका, वो वैरी करता है कि आप नॉर्वे में किस लोकेशन पे हैं, किस जगह पे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन्स जो हैं वहाँ पे सन जो है वो ऑलमोस्ट 24 आवर जो होता है वो पूरे टाइम उगा रहता है। ये फिनोमिना जो है मिडनाइट सन का, ये होता है नॉर्वे की लोकेशन की वजह से, क्योंकि नॉर्वे जो है वो आर्टिक आर्कटिक सर्कल के पास है। अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर, और जो सन के रेस के एंगल हैं वो सन को विजिबल बना के रखती है हमेशा, मिडनाइट में भी नॉर्वे में। ये एक यूनिक और ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना है, जिसकी वजह से नॉर्वे जो है वो एक काफ़ी फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। पूरी दुनिया के लोग अक्सर इसको देखने आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो होगा सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ जो हैं वो एक स्वेडिश ऑथर थी, और वो पहली महिला थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में, साहित्य में। उन्हें ये अवार्ड दिया गया था 1909 में, अप्रिसिएशन देने के लिए उनकी लॉफ्टी आइडियलिज्म को, उनकी विविड इमेजिनेशन को, उनकी स्पिरिचुअल परसेप्शन को, जो कि कैरेक्टराइज करती थी उनके राइटिंग्स को। लेगरल्योफ जो हैं उन्होंने अक्सर काम किया है स्वीडिश रूरल लाइफ और हिस्ट्री में। उन्होंने लिखा है, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा है। और उन्हें जाना जाता है अक्सर फोल्कलोर, लीजेंड्स और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स यूज़ करने के लिए अपनी स्टोरीज में। लेगरलॉफ की कुछ मोस्ट फेमस वर्क्स जो हैं उनमें से एक सबसे फेमस है द वंडरफुल एडवेंचर्स ऑफ नील्स, जो कि 1906 में लिखा गया था, जिसके अंदर एक जो कि एक बच्चों की किताब है, जिसके अंदर एक लड़का जो होता है वो छोटा हो जाता है और हमारे थंब जितना बड़ा हो जाता है, हमारे अंगूठे जितना बड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो एक जादुई जर्नी पे निकलता है पूरे स्वीडन में, और वो बैठ के घूमता है गूज जो होते हैं उनके बैक के ऊपर। इसी के साथ इनकी जो दूसरी फेमस स्टोरी है वो है ग्योस्टा बेरलिंग सागा, जो कि 1891 में लिखी गई थी, जो कि एक नोवेल है, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कि स्पेन में रहते हैं, एक स्पेन की सॉरी जो कि स्वीडन में रहते हैं, एक स्वीडिश टाउन में, एक छोटे से स्वीडिश टाउन में रहते हैं, वहाँ के लोगों की लाइफ के ऊपर है। लेगरलॉफ की जो लेगरलॉफ जो हैं उनका नोबेल प्राइज़ एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को शो करता है, और इसने मदद की है महिलाओं को इंस्पायर करने में लिटरेचर की फील्ड में काम करने के लिए। इन्हें आज भी स्वीडन में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, और अभी भी इनको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये स्वीडिश लिटरेचर की, कल्चर की एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो आप याद रखिएगा, जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं लिटरेचर में सबसे पहली हमारे दुनिया में, उनका नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए, यहाँ पे आप 4 व्यक्तियों के नाम देख रहे हैं, निकोलो मैकियावेली, प्लेटो, डेविड ह्यूमा और थॉमस हॉब्स, जिन्हें हॉब्स के नाम से भी जाना जाता है अक्सर। ये चारों जो हैं वो पॉलिटिकल फिलोसफर थे, जिनमें से मैकियावेली जो हैं उन्होंने प्रिंस लिखी है, द प्रिंस।
द प्रिंस जो है वो एक पॉलिटिकल रिटन वर्क है जो कि इटालियन डिप्लोमेट के द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम है निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली जो है उन्होंने इस पुस्तक को 1513 में लिखा था, यानी कि 1530, जब इनको फ्लोरेंस से भागना पड़ा था, और उस दौरान इन्होंने इस किताब को लिखा था। ये प्रिंस जो है, द प्रिंस, वो हाईली इन्फ्लुएंशियल वर्क है जो कि डिस्कस करता है पॉलिटिकल पावर को, लीडरशिप को और गवर्नेंस को। इस किताब के अंदर मैकियावेली जो है उन्होंने कई तरीकों की एडवाइस दी है रूलर्स को, कि किस तरीके से पावर को गेन किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, और किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा सकता है, और फोर्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये किताब जो है ये अक्सर कंट्रोवर्सी में रहती है। अपने कंट्रोवर्शियल नेचर के बावजूद जो द प्रिंस है उसको वाइडली रीड किया जाता है, और थ्रू आउट द हिस्ट्री उसको पढ़ा गया है। और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल वर्क है जो कि अक्सर लोग पढ़ते हैं जो भी पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। तो कैपिटल सिटी जो है रोम की, सॉरी, कैपिटल सिटी जो है इटली की, उसका क्या नाम है? तो जो कैपिटल सिटी है ऑफ इटली की, उसका नाम है रोम। रोम जो है वो सेंट्रल पार्ट में लोकेट है इटली में, और ये ओल्डेस्ट सिटी है, सबसे माना जाता है ऐसा, और मोस्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट सिटीज़ है पूरे वर्ल्ड में। ये एक ज़माने में रोमन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, और यहाँ आपको कई सारे फेमस चीज़ें मिल जाएंगी, कई सारी फेमस जगहें मिल जाएंगी। रोम जो है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनेसेंस का भी फ़र्क दिखा था, काफ़ी ज़्यादा रेनेसेंस की वजह से भी चेंज आया था। और जो इटली है उसका एक काफ़ी बड़ा शहर है जिसका नाम है फ्लोरेंस, जहाँ की एक फैमिली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, जिन्होंने रेनेसेंस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, आर्टिस्ट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, और बिना उनके रेनेसेंस आर्ट में इतना आगे नहीं बढ़ पाता। उन्होंने पहला बैंक भी शुरू किया था, जैसा हम बैंक देखते हैं वैसे बैंक की उन्होंने शुरुआत भी की थी फ्लोरेंस, इटली में। मेरा सवाल है आप लोगों से, जल्दी जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि उनका क्या नाम था, उस फैमिली का क्या नाम था जो कि फ्लोरेंस को बिलोंग करती थी, जो कि ट्रेडिंग के बिजनेस में थी, और जिन्होंने पहला बैंक इस्टेब्लिश किया था, और उन्होंने रेनेसेंस को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। तो जल्दी जाइए, मैंने आपको बहुत से हिंट्स बता दिए हैं, जल्दी जाइए और जाके कमेंट कीजिए और मुझे इसका जवाब बताइए। हम आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि लार्जेस्ट वॉल्केनो जो है हमारे सोलर सिस्टम में, उसका नाम क्या है? तो इस पिक्चर को देख के आप ज़रूर समझ गए होंगे, जो लार्जेस्ट वॉल्केनो है हमारे सोलर सिस्टम में उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ये हमारे मार्स प्लेनेट के ऊपर लोकेटेड है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कोन शेप का, एक स्लोपिंग कोन शेप का है, और ये लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा है। और अब तो ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है, यानी कि अभी तो ये फिलहाल एक्टिव नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारे, ये एक टाइप ऑफ माउंटेन फॉर्म करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो टाइप ऑफ माउंटेन है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे अर्थ का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो आप बताएंगे निक्स ओलंपिया या ओलंपस मॉन्स, दोनों एक ही हैं। मेरा आज का आखिरी सवाल है आप लोगों से, जल्दी जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि माउंट एवरेस्ट पे पहले चढ़ने वाले दो व्यक्तियों का नाम क्या था, जिनमें से एक शेरपा थे। मैंने शायद पहले भी आपको इस बारे में बताया है। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि हमारे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले दो व्यक्ति का क्या नाम था। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आखिरी तक इस वीडियो को देखा। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको डेली रात को काफ़ी सारे क्विज़ मिलते हैं जो कि आपके सीयूईटी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जल्दी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।